गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसको अपन निरपेक्ष विन्यास भी कहते हैं, आरएस विन्यास भी कहते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल अपने बात की थी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस की, डीएल नोमेनक्लेचर की, कैपिटल डी और एल। मैंने बात बताया था आपको कि कैपिटल डी और कैपिटल एल नोमेनक्लेचर के अपने 3 नियम मैंने आपको बताए थे कि अपने को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो होता है, जो रेफरेंस अपना ग्लिसरॉल्डिहाइड है, उसके हिसाब से जो है नोमेनक्लेचर करना है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में CHO ग्रुप हमेशा ऊपर रहता है, CH2OH ग्रुप हमेशा नीचे रहता है। और उसके बाद में अपने को H और OH की स्थिति देखनी है। अगर OH अपना राइट हैंड साइड में होता है तो अपने कहा था कि ये D है, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो अपने कहा था कि ये L है। परंतु कई बार क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपने पास उल्टा आ जाता है, यानी CH2OH ग्रुप अपने पास ऊपर आ जाए और CHO ग्रुप जो है CHO एल्डिहाइड ग्रुप वो नीचे आ जाए। तो उस स्थिति में मैंने कहा था कि इस मॉलिक्यूल को प्लेन के जो पेपर है उसके ऊपर 180 डिग्री से रोटेट कर लो। तो 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद में अपने को विन्यास वही प्राप्त होता है जो अपने को चाहिए। क्या? CHO ग्रुप ऊपर चाहिए और CH2OH ग्रुप नीचे हो गया अपना, और अब अपने को H और OH की स्थिति के हिसाब से अपने को नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तीसरा एक और हो सकता है कि अपना CH2OH ग्रुप न तो नीचे आए ना ऊपर आए, या कहीं साइड में आ जाए या हॉरिजॉन्टल लाइन पे आए। तो उस स्थिति में अपने को इवन चेंज करना होता है, समसंख्या में चेंज करना होता है। समसंख्या में जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं तो जो है कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता है, कॉन्फ़िगरेशन वही रहता है। इसलिए अपने को इवन चेंज करके उस मॉलिक्यूल को CH2OH ग्रुप को नीचे, CHO ग्रुप को ऊपर रख के नोमेनक्लेचर करना है। इन 3 बातों को ध्यान में रख के अपन डीएल नोमेनक्लेचर को कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की, इसको अपन निरपेक्ष विन्यास भी कहते हैं। निरपेक्ष विन्यास आरएस नोमेनक्लेचर के लिए एक CIP रूल्स निर्धारित किए गए हैं, जिनको अपन कॉन इनगोल्ड परलोक नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो प्रायोरिटी निर्धारित करने के रूल्स दिए थे कि कैसे कैसे जो भी आपके इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर जो भी एटम्स जुड़े हुए हैं, इन एटम्स की अपने को प्रायोरिटी निर्धारित करनी है, कि वरीयता निर्धारित करनी है कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। तो इसके लिए जो ये तीनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने रूल्स डिसाइड किए थे, रूल नियम दिए थे। तो सबसे पहला रूल है हायर एटॉमिक नंबर गेट प्रायोरिटी। यानी इसमें ये कहना चाह रहे हैं ये कि जो भी आपके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जो भी एटम्स जुड़े हुए हैं, अपने को सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि डायरेक्ट इस लाइन से कौन सा जो है एटम जुड़ा हुआ है, और उस एटम का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर अपने को देखना है। एटॉमिक नंबर जिस परमाणु का सबसे ज्यादा है तो वह जो है सबसे पहले वरीयता में पहले आएगा, यानी पहला नंबर अपन उसको देंगे। और उस हिसाब से उससे नीचे जो एटॉमिक नंबर कौन सा है, फिर उसको इस हिसाब से अपने को प्रायोरिटी निर्धारित करनी है। अब यहाँ पे देखो, एक OH समूह जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है और एक NH2 समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, इन जो भी एटम्स जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 8 है और नाइट्रोजन का 7 है। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? 8। यानी प्रायोरिटी में सबसे पहले OH आएगा, यानी 1 नंबर में किसको दूंगा? OH। ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन के बाद में कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को मैं दे दूंगा इसमें 2 नंबर। फिर कार्बन को मैं कहूंगा कितने? 3 नंबर। और फिर अंत में अपने हाइड्रोजन 4 नंबर। तो इस तरह से अपने को प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ये इसका फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम क्या है? देखो, सेकंड नियम ये कहता है कि जब किसी परमाणु का समस्थानिक साथ में जुड़ा हुआ हो, समस्थानिक मतलब आइसोटोप अगर साथ में जुड़ा हुआ हो तो वह आइसोटोप प्रायोरिटी जो के अंदर पहले आता है, प्रायोरिटी के अंदर पहले आता है। जैसे एग्जांपल में लेता हूं, यहाँ पे आपका ये दूसरा नियम है समस्थानिक का। जैसे मान लो ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे आपका कार्बन CH3 जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे फिर वही बात, अपना पहला नियम देखो, नियम जो जिस हिसाब से जिस क्रम में नियम है वही क्रम अपने को प्रायोरिटी के अंदर भी देखने हैं। तो पहला नियम क्या कह रहा है कि सबसे पहले को अपने को ये देखना है कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? यहाँ पे नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे 1 नंबर हो गया आपका नाइट्रोजन। फिर आपका 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? कार्बन। अब ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में अंदर क्या होगा कि ड्यूटेरियम जो है ये हाइड्रोजन का क्या होता है? समस्थानिक होता है। तो यही तो दूसरा नियम है
कि समस्थानी को आपको पहले रखना है प्रायोरिटी के अंदर, यानी 3 नंबर आपको इसको देना है और 4 नंबर आपको इसको देना है। यानी ये आपका हो गया प्रायोरिटी 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर और ये 4 नंबर। ये आपका हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरह की स्थिति आ जाए कि समान परमाणु आ जाए, डायरेक्ट जो आपकी फिशर प्रोजेक्शन लाइनें हैं, जो भी आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें, उनसे जो जुड़े हुए एटम्स हैं वो डायरेक्ट जो है सेम आ जाए, तो उस स्थिति में अपने को उनसे जुड़े हुए नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करना है। कैसे? ये आपका तीसरा नियम क्या कहता है कि जैसे मान लो ये CH3 आ गया, यहाँ पे ये CH2 CH3 आ गया, ये आपका OH आ गया और ये आपका हाइड्रोजन आ गया। ये अपना एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। तो अपने को सबसे पहला नियम क्या कहता है कि सबसे पहले अपने को सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को 1 नंबर दे दिया। अब यहाँ पे देखो दूसरा फिर कार्बन का है, यहाँ पे तो कार्बन भी यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या है? कार्बन। तो अब समान आ गया। तो इस स्थिति में अपने को क्या करना है कि नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट एटम का मतलब देखो इस CH3 के पास क्या जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। क्या जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर कार्बन जुड़ा हुआ है और फिर उस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो देखो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन आ रहा है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ही आ रहे हैं, यानी 2 हाइड्रोजन के साथ साथ में यहाँ पे क्या आ रहा है? कार्बन। यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो अपने को नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करना है और जब नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करते हैं तो अपने को ये देखना है कि भाई किसका कौन सा जो है सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक रखने वाला कोई एटम जुड़ा हुआ है साथ में, तो अपने को जो है पहले उसको प्रायोरिटी देनी है, यानी वरीयता देनी है। तो 3 नंबर इसको मिलेगा और 4 नंबर इसको मिलेगा। ये था अपना तीसरा नियम। चौथा नियम ये कहता है कि कई बार क्या होता है कि ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो जुड़े हुए ग्रुप्स हैं साथ में, इनमें क्या होता है कि मल्टीपल बॉन्ड साथ में आ जाता है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब द्विबंध आ जाता है, त्रिबंध आ जाता है। तो उस स्थिति में क्या करें? तो मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं वो क्रिएटेड एज फॉलोज, यानी अपने को इस तरह से उनको तोड़ना है। किस तरह से? मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे ये आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है और यहाँ पे आपका A डबल बॉन्ड B कोई मल्टीपल बॉन्ड युक्त जो है कंपाउंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो उस स्थिति में अपने को इसको ऐसे तोड़ना है कि A तो रखना ही रखना है, A और B दोनों के साथ में सिंगल बॉन्ड रखना है। A के साथ में एक बार B जोड़ना है और B के साथ में एक बार A जोड़ना है। इस तरह से अपने को इसको डिवाइड करके तोड़ के रखना होता है, लिखना होता है। समझ में आ गया? A के साथ में एक बार B लिखना होता है और B के साथ में एक बार A लिखना होता है। इन बीच के अंदर सिंगल बॉन्ड अपने को रखना है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लो अपने पास CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एग्जांपल आ गया। इसी तरह का एक एग्जांपल है इस CH को मैंने A मान लिया और CH2 को मैंने B मान लिया। तो इसको अपन कैसे तोड़ेंगे? इसको देखो ऐसे तोड़ेंगे। ये आपका देखो ये CH हो गया, ये आपका A हो गया। A के साथ में क्या जुड़ रहा है? B। तो B क्या है? CH2। तो ये आपका हो गया CH2। फिर आपका B क्या है? CH2, ये CH2। B के साथ में क्या जुड़ रहा है? A। तो A अपना क्या है? CH। तो इस तरह से अपने को जो है इस तरह से तोड़ के रख देंगे तो अपने नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करके और जो है वरीयता अपन निर्धारित आराम से कर सकते हैं। तो ये अपना था चौथा नियम। ये तो था द्विबंध। और अगर त्रिबंध आ जाए तो उसको कैसे तोड़ना है? देखो इधर एक बार मैं आपको त्रिबंध का भी बता देता हूं। त्रिबंध जैसे मान लो ये आ जाता है अपने पास A ट्रिपल बॉन्ड B। तो उस स्थिति में अपने को इसको ऐसे तोड़ना है। वो कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो इसको आपको ऐसे तोड़ना है। A और B के मध्य सिंगल बॉन्ड तो अपने को रखना ही रखना है और उसके बाद में A के साथ में 2 बार B जोड़ना है और B के साथ में 2 बार A जोड़ना है। इस तरह से अपने को इसको जो है डिवाइड करके सिंगल बॉन्ड के साथ में रखना है। एग्जाम्पल जैसे आप कर सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आप सभी जानते हैं साइनाइड जो जुड़ा हुआ होता है। तो उस स्थिति में अपने को इसको इस तरह से तोड़ के रखना है। ये आपका हो गया C, इसको मान लिया मैंने A और नाइट्रोजन को मान लिया मैंने B। तो देखो C जो है A मान लिया तो A के साथ में 2 बार B जुड़ रहा है, यानी 2 बार नाइट्रोजन जुड़ रहा है। ये आपका 2 बार नाइट्रोजन हो गया। फिर आपका जो है सिंगल बॉन्ड के साथ में ये है ही आपका नाइट्रोजन आगे। तो ये B के साथ में 2 बार A, तो 2 बार A यहाँ पे क्या है? कार्बन। तो यहाँ पे ये आपका कार्बन और ये कार्बन। इस तरह से आपको इसको तोड़ के रखना है और फिर आपको नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करके और आपको जो है वरीयता निर्धारित करनी है।
बस आपके लेवल के जो 4 ही नियम है, इसमें और भी आगे बहुत नियम है लेकिन अपने यहाँ तक भी करते हैं एक बार। इन 4 नियम के आधार पर अब अपने को RS नोमेनक्लेचर करना है। तो RS नोमेनक्लेचर करते समय अपने को ये देखना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जैसे ही आप वरीयता निर्धारित कर लेते हैं 4 कंपाउंड की, जैसे मान लो, तो ये ध्यान रखो कि चारों कंपाउंड के अंदर मान लो कि 4 नंबर क्या हो सकता है, 4 नंबर की स्थिति ये हो सकती है। देखो 4 नंबर आपका या तो यहां आए, वर्टिकल लाइन पे नीचे आ सकता है, या वर्टिकल लाइन पे ऊपर आ सकता है, ये स्थिति हो सकती है। और एक स्थिति ये हो सकती है कि 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट हैंड साइड में आए, और एक स्थिति ये हो सकती है कि 4 नंबर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में आए। ये 4 ही स्थिति बनती है कि 4 नंबर आपका कहां आ रहा है। ध्यान दो, अगर आपका 4 नंबर आपका वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, वर्टिकल लाइन पे आ रहा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर, तो आपको एज इट इज नाम करना है। एज इट इज का मतलब क्या होता है कि अगर आप 1 2 3 से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आपको R नाम देना है, और अगर आप 1 2 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आपको S नाम देना है। इस तरह से आपको नाम करना है। अगर आप 1 2 3 से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो R, और 1 2 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो S। परंतु अगर 4 नंबर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस पे आ रहा है, इसका मतलब या तो इधर आए चाहे इधर आए, उस स्थिति में अपने को उल्टा करना है। या तो आपको उल्टा करना है, उल्टे का मतलब अगर आप 1 2 3 से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो R नहीं, आपको S नाम किसका करना है। और आपको यहाँ पे भी 1 2 3 से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आपको S नहीं, क्या नाम करना है, R नाम करना है। या अपन क्या कर सकते हैं कि इवन चेंज करके, यानी समसंख्या में चेंज करके इस 4 नंबर को यहाँ पे ला सकते हैं वर्टिकल लाइन पे, और फिर एज इट इज नाम अपन कर सकते हैं। एज इट इज का मतलब कि 1 2 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो R नाम देना है, और 1 2 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको S नाम देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपका, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये CH3। एग्जाम्पल मैंने लिया बोर्ड के ऊपर। अपने को सबसे पहले वरीयता निर्धारित करनी है चारों एटम्स की। तो वरीयता निर्धारित में अपने को जो नियम मैंने आपको चारों बताए हैं वो ध्यान में रखने हैं। पहला नियम क्या कहता है कि जो भी हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है उसको सबसे पहले नंबर देना है। तो हाईएस्ट यहाँ पे कौन है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को नंबर देना है 1। ब्रोमीन के बाद में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को नंबर देना है 2। और फिर कौन आ रहा है, CH3, तो CH3 को नंबर देना है 3। और फिर आपका लास्ट में हाइड्रोजन 4 नंबर पे। फिर मैंने क्या कहा कि अब आपको 4 नंबर को देखना है कि 4 नंबर कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अपना कहाँ आ रहा है, ये वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा पे आ रहा है। तो कैसे करना है, एज इट इज। एज इट इज का मतलब कि 1 2 3 से आप अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो R देना है, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो S देना है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 की तरफ जाओगे तो आप देखो कैसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इसका मतलब आपका 4 नंबर कहाँ है, वर्टिकल, यानी एज इट इज रखना है। 1 2 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो क्या नाम देना है आपको, S, तो इसका नाम हो जाएगा S। इसी प्रकार से मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे देखो 4 नंबर को यहाँ पे रखता हूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया CH3, ये मैंने रख दिया CH2 CH3, ये मैंने रख दिया OH, और ये मैंने रख दिया NH2। ये अपना एक दूसरा एग्जांपल हो गया। तो देखो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका, ऑक्सीजन का, तो 1 नंबर आपने ऑक्सीजन को दे दिया। फिर नाइट्रोजन का, तो 2 नंबर नाइट्रोजन को दे दिया। फिर कार्बन में देखो नेक्स्ट एटम की तरफ मूव कर रहे थे ना नियम सेकंड में अपन, थर्ड में, तो देखो यहाँ पे इसको ज्यादा मिलेगा CH3 से, तो 3 नंबर इसको दे दिया, और 4 नंबर आपने इसको दे दिया। ये क्लियर कट हो गया। अब देखो 1 2 3 से घूमना है अपने को, और 4 नंबर कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो अब अपने को उल्टा करना है। उल्टा का मतलब अब अगर आप 1 2 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। 1 से चले 2 3, तो कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर ये यहां होता तो अपने को S देते, लेकिन अब ये यहां पे है 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो अपने को इसको नाम क्या देना है, R। क्या देना है,
बस इसी चीज का ध्यान में रखना है। 4 नंबर आपको देखना है। अगर 4 नंबर आपका वर्टिकल लाइन पे है तो एज इट इज में आपका मतलब समझो कि 1 2 3 से अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो R, और 1 2 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो S। बस ये आपके एज इट इज वाला मामला है। कब? जब 4 नंबर वर्टिकल लाइन पे हो, चाहे यहां हो चाहे यहां हो। परंतु यदि 4 नंबर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इस क्षैतिज रेखा के ऊपर, तब आपको इसका उल्टा करना है। उल्टे का मतलब 1 2 3 से अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो S नहीं, क्या करना है? उल्टा। उल्टा का मतलब R करना है। बात समझ में आ गई? परंतु ये अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक चीज आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? देखो, वो आप ये कर सकते हैं कि आप 4 नंबर को इवन चेंज करके और वहां ले आओ जहां आप चाहते हो। कहां ले आओ? जहां आप चाहते हो। जैसे मेरे पास ये मेरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आपका ये था NH2, ये आपका ये लो, ठीक है। तो देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। आप क्या चाहते हैं कि मेरा 4 नंबर यहां आए? सीधी सी बात है, इवन चेंज करो। क्या करो? इवन चेंज। इवन चेंज में फर्स्ट चेंज आप क्या करो? फर्स्ट चेंज वही करो जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए कि 4 नंबर आपको यहां चाहिए, तो ये लो 4 नंबर यहां ले आओ और ये 3 नंबर उधर ले जाओ। तो यानी आपका क्या हो गया? यहाँ पे ये आपका 1 नंबर है, इसको रहने दो। ये आपका 2 नंबर है, इसको भी रहने दो। 4 नंबर कहाँ ले गए आप? यहाँ लिए, और ये आपका हो गया 3 नंबर। अब आपको एक चेंज और करना है, एक चेंज और करना है, ये आपका सेकंड चेंज। तो सेकंड चेंज में आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 नंबर को नहीं छेड़ना है, क्योंकि 4 नंबर तो आपको यही चाहिए वर्टिकल लाइन पे। अब आप इन तीनों में कोई भी एक चेंज कर दो, चाहे आप इन दोनों को कर सकते हो, चाहे आप इन दोनों को कर सकते हो, चाहे आप इन दोनों को 2 और 3 को भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने 1 और 3 को मैं कर रहा हूं। 1 और 3 का मतलब 1 नंबर यहाँ और 3 नंबर यहाँ और 1 नंबर नीचे। तो मतलब आपका ये क्या हो गया? देखो 3 नंबर ऊपर आ गया, ये 2 नंबर ऐसा कैसा पड़ा है, नीचे आपका 4 नंबर है और ये आपका आ गया 1 नंबर। आ गया 1 नंबर। अब आपके पास में 4 नंबर कहां आ गया? वर्टिकल लाइन में। तो वर्टिकल लाइन में 4 नंबर आने के बाद में आपको क्या देखना है कि एज इट इज रखना है। यानी 1 2 3 से क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो आपको क्या देना है? R, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो S। तो देखो 1 2 3 से 1 2 3 कैसे घूम रहे हो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो यानी 1 2 3 से क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो नाम क्या देना है आपको? R। क्या देना है? R। उस समय भी अपना R ही आया था जब 4 नंबर आपका यहां था, ये तो आया था R। देखो आप 1 2 3, तो 1 2 3 में कैसे घूम रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज। और 4 नंबर कहां? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे 4 नंबर रहता है तो अपने को उल्टा करना है। यानी 1 2 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर S नहीं, आपको क्या देना है? R। तो ये भी आपका हो गया R। इस तरह से भी आपका R हो रहा है और सीधा भी आपका R हो रहा है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हॉरिजॉन्टल वाला उल्टा वाले चक्कर में नहीं पड़ रहे हो तो आप सीधा सीधा इसको इवन चेंज करके 4 नंबर को यहाँ ले आओ और जो आपको याद है 1 2 3 को क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। तो इस तरह से अपने को जो है ये अपने को RS और नोमेनक्लेचर करना है। नेक्स्ट जो चीज है अपन आगे करेंगे, वेजेटेस फॉर्मूले के अंदर अपन जो है और देखेंगे। थैंक यू।